पुष्पा अपनी बहू कोमल के साथ मिलकर मैगी छोले बेचा करती थी। उन दोनों के हाथ के बने हुए मैगी छोले बहुत ही ज्यादा फेमस थे। आसपास के सभी लोग आए दिन पुष्पा और कोमल की दुकान से मैगी छोले खाया करते। दोनों सास बहू एक साथ ही मैगी छोलों की तैयारी क्या करती, साथ मिलकर मैगी छोले बनाया करती। लेकिन एक दिन दोनों सास बहू में किसी बात को लेकर अनबन हो जाती है, जिस पर दोनों अपना अपना मुंह बना लेती है और एक दूसरे से बात करना ही बंद कर देती है। ऐसे ही एक दिन कोमल अपने पति अर्जुन से कहती है, देखो सुबह ना मैं सबसे पहले मैगी छोले के ठेले लगाऊंगी, तो सबसे पहले आपको मेरे साथ ठेले तक जाना है, बाद में माँ जी के साथ जाना है। क्यों अलग अलग ठेला लगा रही हो तुम दोनों? पहले तो एक साथ ही लगाते थे ना, अब क्या दिक्कत हो गई? क्योंकि तुम्हारी माँ ना इतना करने के बाद भी मुझे बहुत ज्यादा सुनाती रहती है। मेरे तो बस की बात नहीं है कि इतना सुनो और फिर करो। छोटी छोटी चीज को लेकर बहस करने लगती हैं। अगर मैं किसी चीज के लिए उनको समझा रही हूँ तो वो मुझे बेवकूफ कह देती हैं। अरे मानती हूँ कि मैं छोटी हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि छोटे बड़ों को कभी सिखा नहीं सकते। देखो, अगर बिजनेस करना है ना तो मिलजुल कर करना पड़ता है। ऐसे लड़ाई झगड़ा करके कभी भी बिजनेस कामयाब नहीं हो पाएगा। इसलिए लड़ाई झगड़े में कुछ नहीं रखा, मिलजुल कर काम करो। और मुझे देखो, मैं तुम दोनों को सपोर्ट करता हूँ, लेकिन आज तुम कह रही हो कि मैं तुम्हारे साथ जाऊँ, फिर माँ सुनेंगी तो वो कहेंगे कि मैं तुम्हारे साथ जाऊँ। ऐसा कैसे चलेगा? मेरे पतिदेव, आपको जैसे भी ये गाड़ी चलानी है चलाओ, लेकिन मुझे मतलब इन चीजों से है कि सुबह सुबह मैं अपना ठेला तैयार करूंगी और आप मेरे साथ जाएंगे। अच्छा ठीक है, सबसे पहले अपना ठेला तैयार तो करो। थोड़ी देर बाद पुष्पा अर्जुन को अपने पास बुलाती है और उसे कहती है, बेटा अर्जुन, तेरी उस मुंहफट बीवी से ना मेरी बहस हो गई है, इसीलिए सुबह मैं अलग ठेला लगाऊंगी। तो जब मैं सुबह ठेला लेकर जाऊं तब भी तू मेरे साथ जाएगा, और जब तक मैं मार्केट में ठेला लेकर रहूंगी तब तक तू मेरे साथ ही रहेगा। अरे माँ, आप और कोमल मुझे कैसी दुविधा में डाल देती हो। उसने कहा है कि मैं उसके साथ जाऊँ, आप कह रही हो कि मैं आपके साथ आ जाऊँ। एक काम करो, आप दोनों एक ही जगह पर अपना ठेला लगा लो, मैं आप दोनों के साथ ही चल लेता हूँ। 9 महीने अपनी कोख में मैंने रखा तुझे, इतना बड़ा किया, पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया, और आज तू अपनी बीबी के बारे में सोच रहा है। यही दिन देखने के लिए मैंने तुझे इतना बड़ा किया था। माँ, आप कहाँ की बात को कहाँ ले जा रही हो? आप दोनों ही मेरी जिम्मेदारी हो, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि लड़ाई झगड़े में कुछ भी नहीं रखा है। मिलजुल कर इस काम को करो, और अगर ऐसे ही लड़ते रहे तो ये बिजनेस तहस नहस हो जाएगा हमारा। हाँ तो अपनी बीबी को समझा देना, औकात में रहे वो। मैं उसकी सास हूँ, ना कि वो मेरी सास है। आए दिन मेरी सास बनने की कोशिश करती रहती है, किसी न किसी बात को लेकर बहस करती रहती है। माँ, एक बार बताओ, ऐसा जरूरी नहीं है ना कि हरदम बड़े ही सही हो, कभी कभी छोटे भी बहुत बड़ी बात कह जाते हैं। मैं कोमल का सपोर्ट नहीं ले रहा, मैं बस इतना कह रहा हूँ कि लड़ाई मत करो। अगर लड़ाई करेंगे तो काम अच्छे से नहीं कर पाएंगे, एक दूसरे के मन में नफरत बनती जाएगी। जो काम प्यार से हो जाता है वो लड़ाई झगड़े से, नफरत से कभी नहीं होता। एक काम कर, तू अपनी बीबी के साथ उसका ठेला लेकर चला जा। मैं सुबह देख लूंगी कि मुझे क्या करना है क्या नहीं। जवानी से लेकर बुढ़ापा आ गया है, तेरे भरोसे नहीं जी रही मैं। ऐसे ही अगली सुबह अर्जुन बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है कि किसके साथ जाऊं। अर्जुन अपने दोस्तों के साथ घर में किसी को बिना बताए ही कहीं चला जाता है, और इसके बाद पुष्पा और कोमल दोनों अर्जुन का इंतजार कर रहे थे। अब अर्जुन नहीं आता तो वो दोनों अकेले ही अपना अपना ठेला लेकर बाजार की तरफ निकल जाती है। ऐसे ही शाम को जब दोनों घर आती हैं तो दोनों अपने अपने बिक्री के पैसे गिनने लगती है, जिसमें सबसे ज्यादा कमाई कोमल की होती है। ये देखकर पुष्पा को बहुत गुस्सा आता है और वो कहती है, आज मेरी कमाई बहुत कम हुई है। मुझे ऐसा लगता है कि तूने मेरे ग्राहकों को भड़का दिया है, अपने पास बुला लिया है। तू यही तो चाहती है ना कि तेरी सास हमेशा तेरे सामने नीचे रहे। तू मुझे नीचा दिखाना चाहती है। माँ जी, दूसरों में कमी निकालने से पहले ना खुद की कमी देख लेना चाहिए। अगर ग्राहक मेरे पास आए हैं तो जाहिर सी बात है मेरे मैगी छोले बहुत ज्यादा स्वादिष्ट बने थे। आपकी मैगी छोले में उतना कोई स्वाद नहीं होगा, इसलिए ग्राहक आपके पास नहीं गए होंगे। जवानी से लेकर बुढ़ापा आ गया और तुम मुझे ये बताना चाहती है कि मेरे हाथ के बने हुए मैगी छोले में स्वाद नहीं है? अरे तेरे ससुर जी जब जिंदा थे ना, उन्होंने ही मुझे ये मैगी छोले बनाना सिखाया था, और आज उनकी ये कारीगरी मुझे काम आ रही है, और तुम मुझे कह रही है कि मुझे बनाना नहीं आता। तभी वहाँ अर्जुन आ जाता है और अर्जुन कोमल और पुष्पा से कहता है, देखा, पड़ गया ना फर्क। अभी भी मौका है, बात को समझ लो।
हम एक ही परिवार के सदस्य हैं। अगर मिलजुल कर रहेंगे तो सारा काम आसान हो जाएगा। अगर इसी तरह से बंटवारे के साथ काम करेंगे तो लड़ाई झगड़ा और ये सारी चीजें लगी ही रहेंगी। साफ साफ बोलो, क्या कहना चाहते हो? मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी शुरुआत है, अभी भी मौका है, काम को एक कर लो और मिलजुल कर करो। ऐसे बंटवारे के साथ करोगे तो लोगों को और मौका मिलेगा हमारे परिवार का मजाक बनाने का, और इससे हमारा जो छोटा मोटा रोजगार है वो भी अच्छे से नहीं चलेगा। तुम दोनों को अच्छे से पता है कि ग्राहक को तुम्हारे हाथ के मैगी छोले बहुत पसंद है, और अगर तुम दोनों में ही प्यार नहीं रहेगा तो ग्राहक हमारे मैगी छोले के प्रति कहाँ से प्यार दिखाएंगे। बात तो आपकी बिल्कुल सही है, लेकिन माँ जी को समझा दो। हमेशा सास बनने की कोशिश करती हैं, अगर एक बार माँ बनने की कोशिश करेंगे ना तब उन्हें समझ में आएगा कि बहू गलत नहीं कहती। देख, फिर मुझसे बहस मत कर। अब तो मैं अपना ठेला अलग ही लगाऊंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। इस तरह से कोमल और पुष्पा दोनों को अर्जुन की बात बिल्कुल भी समझ नहीं आती। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और अब दोनों अलग अलग अपना ठेला लगाने लगती है। दोनों की नजरें बस इसी चीज पर थी कि कौन सबसे ज्यादा बिक्री करेगा। अब दोनों का ध्यान पैसों पर ज्यादा था, जिस कारण वो दोनों जल्दबाजी में मैगी छोले बना दिया करती। अब मैगी छोले में पहले जैसे स्वाद नहीं आ रहा था, जिस कारण उनके ग्राहक अब धीरे धीरे कम होते जा रहे थे। ऐसे ही एक दिन एक ग्राहक पुष्पा की दुकान पर आता है और कहता है, बहन जी, अब आपकी मैगी छोले में ना पहले वाली बात नहीं है, इसलिए आपकी दुकान पर अब आने का मन ही नहीं करता। सोचा आपकी बहू की दुकान पर जाए तो उसके मैगी छोले में भी वही स्वाद है जो आपके मैगी छोले में है। ऐसा लग रहा है कि आप दोनों प्यार से काम नहीं करते हैं। ये सुनने के बाद पुष्पा को अपनी गलती का एहसास होता है और वो घर जाकर कोमल को इस बारे में बताती है, जिसके बाद कोमल को भी लगता है कि शायद अर्जुन ने जो बात उन्हें शुरुआत में समझाई थी वो बात उन्हें मान लेनी चाहिए। अब ऐसे ही दोनों सास बहू मिलकर आपसी गिले शिकवे भुलाकर फिर से मैगी छोले मिलकर बनाती है और एक ही ठेला लगाकर मैगी छोला बेचा करती हैं। आशा और विनोद एक गरीब दंपत्ति थे जिनकी 3 बेटी थी, काजल, अंजलि और कोमल। विनोद की तीनों ही बेटियां काफी सुंदर और संस्कारी थी। ऐसे ही एक दिन, अरे ओ आशा, आज मुझे खाना मिलेगा भी या नहीं? दोपहर के 2 बज चुके हैं पर तू खेत पर खाना लेकर ही नहीं पहुंची। घर के कामों से फुर्सत मिले जब तो तुम्हारे लिए खाना लेकर खेत में पहुंचूं। मैं अकेली जान क्या क्या करूंगी। कहने को मेरी 3 जवान बेटियां हैं, पर तीनों ही काम चोर। पता नहीं शादी के बाद अपने ससुराल में क्या करेंगी। अरे अब मेरी बेटियों ने क्या कर दिया है? और वैसे भी मेरी तीनों प्यारी बेटियां नजर नहीं आ रही, कहाँ गई हैं तीनों? गांव में मेला लगा हुआ है, तुम्हारी तीनों बेटियां अपनी सहेलियों के साथ मेले में गई हैं। इन तीनों को तो जरा भी अकल नहीं है कि गरीब माँ बाप किस तरह से अपना और इन तीनों का पेट पाल रहे हैं। मुझे तो इनकी शादी की चिंता सता रही है। आखिर कहाँ से लाऊंगी मैं इतना दहेज? आशा, तू इतनी चिंता क्यों करती है? भगवान उन्हीं के घर बेटियां भेजता है जिनकी औकात होती है बेटियों को पालने की, और हम तो बड़े ही खुशनसीब हैं कि हमारे घर में 3 बेटियों का वास है। आशा विनोद को खाना देकर अपनी बेटियों की शादी की सोच में डूब जाता है, तो विनोद भी खाना खाकर आराम से खेत के लिए चला जाता है। अब रात को आशा की तीनों बेटियां घर आती है और विनोद भी। आ गई तुम तीनों महारानियां। तुम्हें और तुम्हारे छोटे से दिमाग में ये बात क्यों नहीं घुसती कि आखिर कब सीखोगी घर के काम काज? तुम्हारे माँ बाप इतने अमीर नहीं है कि दहेज में तुम्हारे साथ नौकर भेज सके। नौकर भेजने की क्या जरूरत है माँ? आप तो हमारी शादी अमीर घर में करवा दो, जहाँ पहले से ही बहुत सारे नौकर हो। हमारी शादी बड़े घर में करवा दो, इससे आपका और हमारा दोनों का फायदा होगा। पूछो वो कैसे? बता दे खुद ही, वो कैसे? देखो माँ, अगर हमारा ससुराल अमीर होगा तो वो पहले से वहाँ पर नौकर होंगे। हमें बहुत अच्छा खाना बनाना आता ही नहीं, सारा काम तो हमारे घर के नौकर ही करेंगे ना। इस तरह से कभी हमारी शिकायत तुम तक नहीं आएगी और तुम्हें भी हमारी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी माँ। माँ, हमारे सपने बहुत बड़े हैं, बस यही कारण है कि हम तीनों घर का कोई काम नहीं करती। आखिर हम बहुत जल्द राजकुमारी जो बनने वाली हैं। खुली आंखों से देखे हुए सपने कभी पूरे नहीं होते, और वैसे भी तुम गरीब लड़कियों से कौन ही शादी करेगा, और अमीर घर में ऐसे ही शादी नहीं हो जाती, उसके लिए मुंह मांगी रकम अदा करनी पड़ती है। क्या आशा, तू हर समय मेरी तीनों बच्चियों पर नाराज ही होती रहती है। अगर उनका मन घर के कामों में नहीं लगता तो छोड़ देना उसका पीछा। और वैसे भी मेरी बेटियां क्या गलत कह रही हैं? आप भी अपनी तीनों बेटियों का ही साथ दे रहे हो।
इस तरह से आप इन तीनों बेटियों को सर पर चढ़ा रहे हैं और बिल्कुल भी सही नहीं है ये। इन तीनों को पराए घर जाना है। ये तीनों जितनी जल्दी घर की जिम्मेदारियां उठाना सीख लें, इन तीनों के लिए उतना ही अच्छा होगा। पापा आप ना माँ को ही समझाओ। आपको पता है मेरी जो फ्रेंड है नीति, उसकी शादी ना बहुत अमीर घर में हुई है, बिना किसी दहेज के। मैं भी यही चाहती हूँ कि मेरी भी शादी किसी अमीर घर में हो, ताकि हमारी खुशियाँ देखकर आप भी खुश हो जाओ। इतना बोलकर विनोद की तीनों बेटियां उदास होकर सोने के लिए चली जाती है और विनोद के दिमाग में भी तीनों बेटियों की शादी बड़े घर में करवाने की बात बैठ जाती है। अब विनोद ठान लेता है कि वो अपनी तीनों बेटियों की शादी अमीर घर में करवाएगा और इसलिए अब विनोद अमीर घर में अपनी तीनों बेटियों के रिश्ते देखने लगता है। आशा सारा इंतजाम कर तो लिया है ना, जानती हो ना हमारी तीनों बेटियों को देखने के लिए कितने बड़े घर के लड़के आ रहे हैं। देखो मैं नहीं चाहता कि कोई कमी निकले। मैंने मेरी तरफ से सारी तैयारियां कर ली है, आप बस एक बार देख लीजिए। आशा के कहने पर अब विनोद आशा के द्वारा की हुई सारी तैयारियों को देखता है और खाने में साधारण खाना देख आशा से बोलता है, अरे आशा ये कैसा खाना बनाया है? ये खाना हमारे समय पर चलता था। अब के समय में मेहमान को ऐसा सादा खाना नहीं दिया जाता। मेहमानों को तो अब चाय नाश्ता पूछा जाता है, साथ में समोसे और काजू बादाम दिए जाते हैं। विनोद जी मैं अभी कह रही हूँ, मौका है, इस रिश्ते को जाने दीजिए। हमारी इतनी हैसियत नहीं कि हम इतने बड़े लोगों की बराबरी कर सकें। अरे आशा तू तो बिल्कुल बावली है। रुक मैं अभी खाने पीने का इंतजाम करके आता हूँ। तू जब तक मेरी तीनों बेटियों को तैयार कर दे, और हाँ अच्छे से तैयार करना। इतना बोलकर विनोद अपने सारे पैसे लेकर काजू बादाम और समोसे लेकर आ जाता है। कुछ देर बाद लड़के वाले भी विनोद की तीनों बेटियों को देखने के लिए घर आ जाते हैं, पर विनोद का छोटा सा टूटा फूटा घर देखकर लड़के वालों का मुंह बन जाता है। भाई साहब हम अमीर और गरीब में किसी तरह का कोई फर्क नहीं करते। आपकी हालत देखकर लगता नहीं कि आप हमारे साथ उठने बैठने के लायक हैं। आप सपने में भी हमारी बराबरी नहीं कर सकते, और जो हमारे साथ खड़ा ही नहीं हो सकता, भला उस घर में मैं अपने तीनों बेटियों की शादी कैसे करवा सकती हूँ? पर बहन मेरी तीनों बेटी बहुत होनहार और काबिल हैं। वो आपको शर्मिंदगी का कोई मौका नहीं देगी। भले ही हम गरीब हैं, पर हमने अपनी तीनों बेटियों को बहुत अच्छी परवरिश दी है। वो सब तो ठीक है भाई साहब, पर हमें भी तो अपनी रेपुटेशन का ख्याल रखना होगा। चलो बेटा। इतना बोलकर वो औरत बिना विनोद की बेटियों को देखे ही रिश्ता तोड़कर वहाँ से चली जाती है। मैंने कहा था ना, बड़े सपने देखना छोड़ दो। ये अमीर लोग बहुत लालची होते हैं। आशा मैं हार नहीं मानूंगा। मैं अपनी तीनों बेटियों की शादी बड़े घर में करवा कर रहूंगा, चाहे इसके लिए मुझे खुद को ही क्यों ना बेचना पड़े। इतना सब कुछ होने के बाद भी विनोद अपनी जिद नहीं छोड़ता। अब समय यूं ही बीतता जाता है और हर बार लड़के वाले किसी न किसी बहाने से रिश्ता तोड़कर चले जाते हैं। आखिरकार विनोद के घर एक ऐसा रिश्ता आता है जो इस रिश्ते के लिए हाँ तो कर देता है, पर मुंह मांगी रकम भी मांगता है। वैसे रिश्ता बराबरी वालों से किया जाता है भाई साहब। हमें आपकी लड़कियां पसंद हैं, इसलिए हम अमीरी गरीबी को छोड़कर इस रिश्ते के लिए हाँ कह रहे हैं। पर हम इस रिश्ते के लिए मना करते हैं पापा। हमें अमीर घर में जाना है, पर लालची परिवार में नहीं। और ये परिवार बहुत ही लालची है, जो शादी से पहले हमें नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है। शादी के बाद हमारा क्या होगा? हाँ पापा, काजल बिल्कुल सही कह रही है। मुझे ये रिश्ता बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। आप सभी लोग यहाँ से जा सकते हैं। हमें आपसे किसी भी तरह का कोई रिश्ता नहीं जोड़ना। शाबाश मेरी बेटियों, आज तुमने मेरा सर गर्व से उठा दिया। इस तरह से इस बार विनोद की बेटियां खुद उन रिश्तों को ठुकरा देती है। अब इसी तरह से कुछ महीने बीत जाते हैं और एक दिन मार्केट में विनोद की मुलाकात उसके बचपन के दोस्त से होती है। अब विनोद अपनी सारी दुख भरी कहानी अपने दोस्त को सुनाता है, जिसके बाद उसका दोस्त उसकी बेटियों का रिश्ता एक बहुत ही अमीर घर में करवा देता है। आपको हमारी बेटी पसंद है, रिश्ता भी तय हो गया है। अगर आप बता देते आपको क्या चाहिए तो हमारे लिए अच्छा होता। हम अभी से ही जोड़ना शुरू कर देते। अरे भाई साहब, हमें तो पता नहीं कब से अपने घर में संस्कारी बहू लानी थी। हम तो बस इसी तलाश में थे कि जल्द से जल्द हमें हमारी संस्कारी बहू मिले, और हमारी तलाश खत्म हुई। हमें कुछ भी नहीं चाहिए। वैसे भी भगवान का दिया हुआ सब कुछ है। आप तो बस शादी की तैयारियों में लग जाइए। आखिर 3 बेटियों की शादी अमीर घर में जो करने जा रहे हो। इस तरह से बहुत जल्द विनोद अपनी तीनों बेटियों की शादी एक अमीर घर में करवा देता है। शादी के बाद विनोद की तीनों ही बेटियां अपने ससुराल में राजकुमारी की तरह रहती है और कभी भी किसी प्रकार की आशा को कोई शिकायत नहीं मिलती। और इस तरह से विनोद की तीनों बेटियां
और विनोद शांति से अपना जीवन व्यतीत करते हैं। एक बार अमित को गांव से उसके पिता का फोन आता है। वो अमित को जल्द से जल्द गांव आने के लिए कहते हैं क्योंकि अमित की मां की तबीयत बहुत खराब चल रही होती है। ये खबर सुनकर अमित अपनी पत्नी राधिका के साथ अपने गांव रामपुर के लिए ट्रेन के लिए स्टेशन पहुंच जाता है। कुछ मिनटों की देरी की वजह से अमित की ट्रेन छूट जाती है। ये देखकर अरे ये क्या, बस कुछ मिनटों की देरी की वजह से हमारी ट्रेन छूट गई। हमें तो जल्द से जल्द गांव पहुंचना है, अब क्या करेंगे। ये सुनकर अमित कुछ नहीं बोलता और बस मायूस होके खड़ा होता है। थोड़ी देर बाद अमित अगली ट्रेन के बारे में पता करने चला जाता है। वहां अमित को पता चलता है कि अगली ट्रेन रामपुर तो जाएगी पर किसी दूसरे रास्ते से, वो भी कुछ घंटों बाद। ये सुनकर अमित और राधिका खुश हो जाते हैं कि अब वो कल तक गांव पहुंच जाएंगे। दोनों स्टेशन पर उस ट्रेन का इंतजार करने लगते हैं। रात के 10 बजे के बाद आसपास वो ट्रेन आती है। ट्रेन में बैठकर चलो अच्छा हुआ हमें इस ट्रेन के बारे में पता चल गया, अब हम समय पर गांव पहुंच जाएंगे। हाँ राधिका, गांव पहुंचना बहुत जरूरी है। माँ की तबीयत बहुत खराब हो रही है, वो हम दोनों को बहुत याद कर रही है। दोनों ऐसे ही बात कर रहे होते हैं। थोड़ी देर बाद अगला स्टेशन आ जाता है। ये देखकर अरे ये ट्रेन स्टेशन पर क्यों नहीं रुकी। वहीं सामने की सीट पर एक पति पत्नी रमेश और कमला बैठे हुए होते हैं। राधिका की बात सुनकर भाभी, लगता है ये सुपर फास्ट ट्रेन है। ये सुनकर रमेश की पत्नी कमला बोलती है, सुपर फास्ट नहीं, नॉन स्टॉप ट्रेन है। ये सुनकर राधिका और अमित भी हंसने लगते हैं। चारों आपस में बात करने लगते हैं। कुछ देर बाद 12 बज जाते हैं। ट्रेन एक पुल के ऊपर रुक जाती है और अचानक आवाज आती है, कोई नहीं बचेगा, सबको खा जाऊंगी। आवाज सुनकर वहां बैठे सारे पैसेंजर्स डर जाते हैं और राधिका बोलती है, कौन है। तभी एक बूढ़ी औरत वहां आ जाती है। उसके सफेद लंबे बिखरे बाल होते हैं और हाथ में डंडा पकड़ा हुआ होता है। उसकी आंखें पूरी लाल होती है। ऐसा लग रहा होता है मानो कि खून निकल रहा हो। उसे देखकर वो चारों ओर डर जाते हैं, पर थोड़ी हिम्मत करके कमला बोलती है, क्या हुआ माई, आपको क्या चाहिए। बूढ़ी औरत अपनी पूरी गर्दन को गोल घुमाती है और कहती है, तुम लोगों की जान चाहिए, तुम सबको मरना होगा। इतना कहते ही बूढ़ी औरत चुड़ैल का रूप ले लेती है और रमेश की गर्दन को पकड़कर घुमा देती है और वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। ये सब देखकर तीनों डर के मारे कांपने लगते हैं और कमला बहुत रोने लगती है। ये सब देखकर जाने दो हमें, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। चुड़ैल अमित के बाल पकड़कर उसे हवा में फेंक देती है और कमला के दोनों हाथों को पकड़कर जैसे ही उसे मारने वाली होती है तभी वहां एक भूतिया उल्लू आ जाता है और दुष्ट चुड़ैल, छोड़ दे इन मासूम लोगों को, इन लोगों ने तेरा क्या बिगाड़ा है। ये सुनकर, भूतिया उल्लू, अगर तुझे अपनी जान प्यारी है तो यहाँ से चला जा, वरना इन लोगों से पहले मैं तुझे खत्म कर दूंगी। मैं कोई मामूली उल्लू नहीं हूँ, मैं भूतों के सरदार का भाई हूँ, मुझे मारना इतना आसान नहीं है। भूतिया उल्लू के ऐसा कहते ही चुड़ैल भूतिया उल्लू पर आक्रमण कर देती है। भूतिया उल्लू चुड़ैल के गले को जोर से पकड़ लेता है और कहता है, आप लोग एक काम करो, यहाँ से भाग जाओ और किसी और बोगी में चले जाओ। अमित, राधिका और कमला तीनों जैसे ही भागने लगते हैं, भूतिया उल्लू और चुड़ैल दोनों हंसने लगते हैं और भूतिया उल्लू कहता है, अरे मेरी दोस्त चुड़ैल, इन इंसानों को देखो ना, कितनी जल्दी मेरी बातों में आ गए। इन्हें लगा बचकर भाग जाएंगे, ये बेचारे। चुड़ैल और भूतिया उल्लू आपस में बातें करते हुए हंस रहे होते हैं। तभी कमला राधिका से धीमी आवाज में कहती है, राधिका बहन, मैंने किसी के मुंह से सुना था कि इस पुल के नीचे जलपरी भी रहती है। अगर हम उन तक अपनी बात पहुंचा दें तो शायद वो हमारी मदद करने के लिए आ जाएं। तभी राधिका एक सिक्का निकालती है। हे जलपरियां, मुझे पता है आप इसी पुल के नीचे हैं, हमारी जान बचाइए। राधिका सिक्का पानी में फेंक देती है। इतने में चुड़ैल अमित को घसीटते हुए दूसरी बोगी में ले जाती है। उधर जलपरियों को राधिका द्वारा फेंका हुआ सिक्का मिल जाता है और जलपरियां अपनी जादुई शक्तियों से सब देख लेती हैं। भूतिया उल्लू राधिका और कमला को भी घसीटते हुए दूसरी बोगी में ले जा रहा होता है।
तभी वहां एक जलपरी आ जाती है। दुष्ट भूतिया उल्लू और चुड़ैल, छोड़ दो इन लोगों को। जलपरी, अपनी जान को सलामत चाहती हो तो यहाँ से चली जाओ। तभी भूतिया उल्लू उड़ते हुए आता है और अपने पंखों से जलपरी पर वार कर देता है। जलपरी उल्लू के दोनों पंखों को पकड़कर तोड़ देती है। पंख के टूटते ही उल्लू मर जाता है। ये देखकर मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी जलपरी, तूने मेरे दोस्त की जान ले ली, अब तू नहीं बचेगी। इतना कहते ही चुड़ैल अपने दोनों हाथों को लंबा करके जलपरी को पकड़ने लग जाती है। तभी जलपरी वहां से गायब हो जाती है। चुड़ैल जलपरी को यहाँ वहां देखने लगती है। तभी जलपरी चुड़ैल के दोनों हाथों को जादुई रस्सी से बांध देती है। चुड़ैल चिल्लाते हुए कहती है, छोड़ दे मुझे, छोड़ छोड़। तभी राधिका वहां आती है और कहती है, तुम हम लोगों को क्यों मार रही हो? हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? ये सुनकर तुम इंसान ऐसे ही होते हो, किसी के अंदर दया नहीं होती। ये सुनकर तुम इंसानों की वजह से मेरी ये हालत हुई है। ऐसा क्या हुआ था तुम्हारे साथ? ये सुनकर चुड़ैल रोने लगती है। मैं इसी ट्रेन में लोगों से पैसे मांगकर गुजारा करती थी। रोज की तरह जब मैं यहीं बैठकर पैसेंजर से पैसे मांग रही थी, तभी उसने मुझे जोर से धक्का दिया। मैं गाड़ी के बाहर जाकर गिर गई और मेरी मौत हो गई। मेरी आत्मा निकलकर ट्रेन में भटकने लगी और मैं एक चुड़ैल बन गई। चुड़ैल की कहानी सुनकर जलपरी कहती है, तुम्हारे साथ जो हुआ बहुत गलत हुआ, पर हर इंसान ऐसा नहीं होता। तुम ये सब छोड़ दो, तुम्हारी आत्मा को शांति मिल जाएगी। ये सब सुनकर चुड़ैल की आंखें लाल हो जाती हैं और चुड़ैल कहती है, किसी को नहीं छोड़ूंगी, अब सबको मरना होगा। चुड़ैल और जलपरी दोनों एक दूसरे के साथ लड़ने लग जाती हैं। चुड़ैल जलपरी को घायल कर देती है। इतने में दूसरी जलपरी अपने साथ जादुई पानी लेकर आती है और चुड़ैल पर डाल देती है और चुड़ैल देखते ही देखते गायब हो जाती है। उसके बाद राधिका, अमित और कमला दोनों जलपरियों को धन्यवाद करते हैं और दोनों जलपरियां वापस चली जाती हैं। इसके बाद राधिका और अमित भी अपने गांव चले जाते हैं।